है कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज कर देते हैं, वेरी कर देते हैं, एट दैट टाइम कोई भी मटेरियल रहेगा उसके अंदर दो तरह के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। भाई क्यों बढ़ती है, भले क्यों बढ़ती है, ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करने वाली बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है, डिक्रीज क्यों नहीं होती है मेटल्स के अंदर। दूसरी तरफ हमारे पास इंसुलेटर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, भला ऐसे क्यों होता है। इन चीज़ों का आंसर मिलने वाले हैं जहां आपको इसी वीडियो के अंदर आरो हमें तुमसे मोहब्बत हुई है ओ जाने मंडू यू नो, ऐसा है ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। इससे पहले हमने लेक्चर शूट किया था, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर था और रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस करता था ज़्यादातर लेक्चर, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर बेस करता था। लेकिन अब अगर किसी को कन्फ्यूजन है रेजिस्टिविटी को लेकर, हमने वहाँ उस वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल में बात की है। शायद ही इतनी डिटेल आपको कहीं से मिले, तो हमने बहुत डिटेल में बात की है, एक एक चीज़ का रीज़न हमने वहाँ ढूंढा। तो अब अगर किसी को कन्फ्यूजन है उस वाले रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक से रिलेटेड, तो वहाँ जाके देख लें ज़रूर। और वो वाला टॉपिक काफ़ी इसके साथ लिंक करता है, तो वो देखना चाहिए आपको। अगर नहीं भी देखा हो ना, फिर भी ये लेक्चर समझाने पे हम समझा देंगे आपको। तो बात करते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो क्या है कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज कर देते हैं, वेरी कर देते हैं, एट दैट टाइम कोई भी मटेरियल रहेगा उसके अंदर दो तरह के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या मैं कह रहा हूँ ध्यान से, टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं किसी भी मटेरियल का, ऐसा नहीं मैंने कहा यहाँ पे मेटल की बात नहीं की है या मैंने इंसुलेटर की बात नहीं की है, कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, उसमें जब भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है, क्या बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है, तो एट दैट टाइम कितने इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, दो तरह के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यूँ तो आपकी बुक में एक ही इफेक्ट की बात की हुई है, वो ये कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। भाई क्यों बढ़ती है, भले क्यों बढ़ती है, ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करने वाली बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है, डिक्रीज क्यों नहीं होती है मेटल्स के अंदर। दूसरी तरफ हमारे पास इंसुलेटर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, भला ऐसे क्यों होता है। इन चीज़ों का आंसर मिलने वाले हैं जहां आपको इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहना। तो देखिए मैंने कहा कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज करे किसी भी सब्सटेंस का, एट दैट टाइम दो तरफ के इफेक्ट्स होते हैं। आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, अगर याद नहीं भी है तो हम याद करवा लेंगे आपको। तो दो तरह के इफेक्ट्स हैं, याद क्या है ये फार्मूला, रो इक्वल टू, आपने ये पढ़ा होगा, जैसे रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला पढ़ा होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये हमने पिछले वाले वीडियो में इसके ऊपर बात की है, ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच जो फार्मूला है। फिर मैंने कहा था इस पिछले वाली वीडियो के अंदर कि रेजिस्टिविटी है वो खुद इक्वल होती है भैया किसके, एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज। मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर किसी ने मेरी वो पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो ये फार्मूला देख के वो परेशान होंगे, क्योंकि बुक में कहीं पे नहीं लिखा हुआ ये फार्मूला। तो मैं ये फार्मूले को थोड़ा डिस्कस करूंगा, अगर कोई नया आया है इस वीडियो में तो उसके लिए मसला हो। एन क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सर कहाँ पे होती है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, जो शो कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कि कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है पर यूनिट वॉल्यूम पे। आई समझ। तो यहाँ पे एम क्या है भैया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, समझ आ गई सर। ई क्या चीज़ है, ई क्या चीज़ है, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाउ एवरेज क्या है, कुलियन टाइम बोल दो या रिलैक्सेशन टाइम बोल दो, यानी कि क्या बोल सकते हैं यार, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब जिस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कुलियन नहीं करता, तो रिलैक्सेशन टाइम वो होता है। जैसे कुलियन करता ही रहता है लेकिन थोड़े टाइम के लिए, वो कुलियन करने के बाद एक कुलियन और दूसरे कुलियन के बीच का जो टाइम होता है वो उसका रिलैक्स करने का टाइम होता है, जिसमें उसने नहीं टकराना, नहीं कुलियन करना होता है। उसको हम क्या कहते हैं जी, रिलैक्सेशन टाइम या कुलियन टाइम करके बुला लेते हैं। तो ये फार्मूले के अंदर यही सारी चीज़ें हैं। किसी ने अगर पिछले वाली मेरी वीडियोस देखी हुई तो फिर इसके लिए मसला नहीं रहेगा ये वाली चीज़ समझने के लिए, क्योंकि अगर कोई नया आया है तो उसके लिए ये चीज़ नहीं होगी, तो उसको थोड़ा समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। हालांकि पुराना व्यूवर्स है तो वो आगे स्किप करके जा सकते हैं। अब मैंने कहा कि रिलैक्सेशन टाइम जो है, यानी कि रेजिस्टिविटी है, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आमतौर पर हम रेजिस्टिविटी को नहीं कह सकते, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती कंडक्टर के, नहीं एरिया पे डिपेंड करती है। वो एक
किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। लाइक डेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ, ये दो जो फैक्टर्स तो कांस्टेंट होते भैया, कोई भी मटेरियल हो उस पर डिपेंड नहीं होते, ये फैक्टर्स का कोई काम नहीं है, ये कांस्टेंट होते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज़ का हो तो ये फिक्स रहता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है। तो बात इन्हीं दो फैक्टर्स पे आती है। इन्हीं दो फैक्टर्स की बात करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इन्हीं दो फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ता है। देखें, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से दो इफेक्ट्स कौन से हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। एक, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जब देखें, अब यहाँ पे आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। मैंने कहा कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से मटेरियल के अंदर दो इफेक्ट्स हो रहे होते हैं। तो क्या हो रहा होता है, एक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होती है, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो पहला इफेक्ट मैं लिख रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं भैया, इंक्रीज हो रहे हैं। सही सर, समझ आ गई, फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके इंक्रीज होने से क्या होगा, फार्मूले पे ध्यान करें, एन बढ़ेगा, क्या मैं कह रहा हूं, एन इंक्रीज होगा, दैट मीन कि क्या होगा, एन इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर एन इंक्रीज होगा तो रो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देख सकते हो आप यहाँ पे, यानी कि रो और ये चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एन ज्यादा होगा तो रो क्या हो जाएगी, देन हम कह सकते हैं रो, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होगी भैया, डिक्रीज हो जाएगी। चलो मैं कहता हूँ, पहले रेजिस्टिविटी लिखता हूँ, बाद में रो लिखता हूँ। रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या, रो अगर डिक्रीज हो तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है। तो रो भी, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम हो जा रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम हो जा रही है। इधर से पता चला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इधर से पता चला एन क्या हो रहा है, जी एन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दैट मीन कि रो कम हो रहा है, रेजिस्टिविटी कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो एक और भी फार्मूला आपने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन रहता है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन रहता है, इनवर्स रिलेशन है। कहाँ से पता चला सर, ये हमने पीछे पढ़े हुए थे कि रेजिस्टिविटी जो है वो 1/रो यानी कि कंडक्टिविटी होती है, या कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/रो कर सकते हो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ये नीचे की तरफ एरो का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, तो जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। आई समझ, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपसे पूछ सकते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, एमसीक्यूज बन करके आ सकता है ध्यान से, किसी भी मटेरियल के अंदर अगर हम टेम्परेचर, अब यहाँ पे स्पेसिफिक मटेरियल का नाम नहीं दिया गया हो, आगे जाके हम स्पेसिफिक मटेरियल की बात भी करेंगे। तो किसी भी चीज़ की यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब दो इफेक्ट्स होते हैं किसी भी मटेरियल, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है इनके एन के बढ़ने से। आई समझ। अब दूसरे फैक्टर पे आ जाएं, दूसरे फैक्टर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का था, एक है कोलिजन टाइम। तो कोलिजन टाइम अगर मैं कहूं रो टाउ जो है ना, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या मतलब है, डिक्रीज कब होगा भैया, मैंने कहा था ये कोलिजन का टाइम है, इलेक्ट्रॉन के टकराने का टाइम है, ये कम हो रहा है और ये ज्यादा हो जाएगा। देखिए ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोलिजन टाइम के साथ भी इनवर्सली। अगर ये फैक्टर कम हो जाए, टाउ कम हो जाए, कोलिजन टाइम क्या हो जाए, कम हो जाए, एट दैट टाइम रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी के सिंबल से अब वाकिफ हो गए तो मैं खाली ये शो करूंगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। और कंडक्टिविटी का क्या, देन कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सीधा मतलब ये है, ध्यान से फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोलिजन दो फैक्टर्स हैं, दोनों इफेक्ट हो रहे होते हैं एट अ टाइम। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एक फैक्टर इंक्रीज नहीं होता, सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है भैया, रेजिस्टेंस किसी और फैक्टर की वजह से डिक्रीज भी हो रही होती है। बुक में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस ही बढ़ रही है बस, और कुछ नहीं।
अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मेटल्स की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, नॉन मेटल्स की डिक्रीज हो रही है, ये वो, तो हमें ये चीज़ बहुत कंफ्यूज कर रही होती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगी दूर, तो क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से दो फैक्टर्स एट ए टाइम इफेक्ट हो रहे होते हैं। एक फैक्टर क्या है, ध्यान से, एक फैक्टर क्या है टेम्परेचर के, एक फैक्टर है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ जाएगी, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एट दैट टाइम रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर कोलिजन टाइम है, या जिसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होने से बीच का जो टाइम है वो है आपका रिलैक्सेशन टाइम। आपका तो नहीं, इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है, तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि कम टाइम मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को कोलिजन ना करने के लिए, तो कम टाइम मिल रहा है, तो दैट टाइम कोलिजन डिक्रीज हो जाएगा, एट दैट टाइम रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरी चीज कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। आई समझ? तो ये दो फैक्टर्स एट ए टाइम टेम्परेचर के इंक्रीज करने से किसी भी मटेरियल के अंदर इफेक्ट हो रहे होते हैं। आई समझ? तो बात करते हैं भैया नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास, यानी कि इसका डेरिवेशन भी दी हुई है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको साइड पे लिख के छोड़ देते हैं, आगे के लिए काम आएंगे। फार्मूला तो रहना ही चाहिए और फैक्टर्स को भी रहना चाहिए। तो मोटे मोटे फैक्टर्स को हम समाप्त करते हैं। अगर किसी को मसला हो रहा है, देखें फैक्टर्स को कैसे समाप्त करेंगे। एक फैक्टर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये रट लो। मैंने फिर कहा है कि लेक्चर को थोड़ा टाइम लेके देखें, ऐसा नहीं कि जू धड़ाधड़ देखी जा रहे हो और चीज़ें समझ आए, तो थोड़ा हजम करने में टाइम लगता है। तो एन बढ़ेगा तो एट दैट टाइम एन बढ़ेगा, रो कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, फिर कंडक्टिविटी का क्या, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा फैक्टर क्या है उस पर भी ध्यान करें, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ये चीज़ हो रही है। ये आपको ये समझाना था कि टेम्परेचर के बढ़ाने से ये दो फैक्टर्स में ऐसा चेंज आता है। आई समझ? तो अब नेक्स्ट आ जाए इसके ऊपर ज़्यादा डेरिवेशन। तो वीडियो काफ़ी लेंथी लगी होगी आपको, मैंने पिछली वाली वीडियो के साथ इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी यूनिकनेस होनी चाहिए थी इसके अंदर। तो समझ आ रही है ना? हाँ जी। तो पता नहीं कहानी से क्या क्या कहानी निकल आई। तो मैंने कहा आपके लिए कि जो कोई भी मटेरियल है, मान ले उसकी जब टेम्परेचर इनिशियल था उस वक्त रेजिस्टेंस RO थी। फिर मैंने कहा किसी भी मटेरियल की जो टेम्परेचर कुछ टाइम बढ़ाया, फाइनल टेम्परेचर दिया, शुरू का टेम्परेचर मान ले 25 डिग्री ले लो, 30 डिग्री ले लो, ऐसा कुछ था, मतलब जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसकी बात हो रही है। वही टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है, उस मटेरियल को आपने हीट अप नहीं किया, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, तो वो इसका इनिशियल टेम्परेचर है। एट दैट टाइम उसकी जो रेजिस्टेंस थी उसको हमने RO ले रखा है। आई समझ? तो जब TF हो जाएगा, कुछ टेम्परेचर बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, एट दैट टाइम उसकी टेम्परेचर RT हो गया। आई समझ? RT हो गया। अब हम जरा देख सकते हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मतलब डेल T को कैसे लिख सकते हैं भैया, TF माइनस TI लिख सकते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस भी RO से क्या हो गई है, RT हो गई। तो रेजिस्टेंस में भी जो चेंज आ रहा है उसको हम RT माइनस RO कर सकते हैं। सर समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही। अब देखें कोई भी मटेरियल है उसका जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, अभी यही तो बात की थी यहाँ पे। रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, हम यही चीज़ देखना चाहते हैं। हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, वो बढ़ना है ना, रेजिस्टेंस जो बढ़ती है, हमने ये बात तो कही है। तो साथ साथ रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं डिक्रीज भी हो रही होती है किसी मटेरियल्स में। तो ये चीज़ हम समझने के लिए क्या कह रहे हैं अभी के लिए, जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस का जो चेंज है वो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक जो मटेरियल इनिशियली आपने ले रखा है उसके रेजिस्टेंस पे, यानी कि क्या मतलब हुआ, ये बुक में भी लिखा हुआ है RT माइनस RO, ये डिपेंड करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RO के। मतलब क्या हो, ये RT माइनस RO ना पढ़ो, चेंज इन रेजिस्टेंस पढ़ो। चेंज इन रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इस बात से आप एग्री करते हो? जी सर एग्री करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है ये भी ध्यान कर दीजिए, हमें तो किसने लूटा है, डेल T ने लूटा है। देखें डेल T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। आई समझ? क्या है डेल T, चेंज इन टेम्परेचर। मैंने टेम्परेचर में चेंज कितना ला रहे हो भैया, मान लिया आपने शुरू का टेम्परेचर 30 था, बाद का टेम्परेचर आपने TF जो है ना 50 कर दिया, चेंज कितना है, 50 माइनस 30, 20 का चेंज है। तो इसी तरह आप मान लें शुरू का 30 था, बाद वाला 100 कर दिया भैया, तो कितना चेंज रहेगा, कितना चेंज, 70 का चेंज होगा, 70 आएगा ना।
डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 70। तो 70 बड़ा चेंज है, तो डेट मीन तो चेंज जितना ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस में भी चेंज ज़्यादा आएगा। तो इन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन एक उसकी नेचर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है करके आएगा, वो ज़रा डेरिवेशन के बाद हम कांस्टेंट के तौर पर निकालेंगे, उसको देखते जाएं। तो इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। हमारे बुक में डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है, डेरिवेशन हमें करनी पड़ रही है, कंपेयर सही है। तो क्या कर सकते हैं, आर टी माइनस आर ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो आर ओ आर डेल्टा टी, दोनों को हमने इसी के इक्वल ले लिया। देखो इस साइड को कंपेयर करके ये कह दिया हमने, आई समझ। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कौन आएगा, कौन आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो कांस्टेंट आएगा, आई समझ, आर ओ डेल्टा टी आएगा, बिल्कुल आएगा सर। एग्री करते हैं आपकी इस बात से, एग्री करते हैं आपकी इस बात से, हम तो मुतमईन हैं, आप लेके चलो, आप पढ़ाते रहें सर। कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, देखते जाए, कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है मेरे अजीज तुलबा बोलते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू अल्फा कह दिया इस केस में, तो ये क्या है अल्फा, अल्फा आर ओ डेल्टा टी। सर ऊपर भी अल्फा अल्फा लगाया था, ये प्रोपोर्शनैलिटी था, ये अल्फा है। अल्फा को क्या बुलाते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या बुलाते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। मतलब क्या हुआ, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल नेचर। मतलब मटेरियल की नेचर, क्या मतलब हुआ, मटेरियल के नेचर का मतलब है मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने बड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ये बातें आगे खुल के करेंगे हम, तो ये बातें मत भुलाना, ये बातें मत भुलाना। तो मैंने ऐसी नहीं कर दी है ये बातें, यहां से देख लो, इसको इक्वेशन 3 कह दिया, सही है सर। आर ओ को उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, आर टी रहेगा, तो आर ओ प्लस एल्फा आर ओ डेल्टा टी रहेगा। तो आर टी इक्वल टू आर ओ को कॉमन कर दीजिए, क्यों किया सर, इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन किया तो क्या आएगा 1, इधर से सब हटेगा आर ओ। देखो ये दो टर्म्स है, एक ये टर्म एक ये टर्म, समझ आई। दो साइंस यानी प्लस साइन के बीच में टर्म्स होती है ना, ऐसा नहीं कि साइन ना हो फिर आप कहें ये 1 2 3 4 टर्म है, ऐसा नहीं। तो ये एक टर्म है, इसमें से आर ओ कॉमन लिया तो 1 बचेगा, और आर ओ हट गया तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, आई समझ। तो 1 आ गया प्लस क्या आ गया भैया, डेल्टा टी आएगा, आई समझ। तो आर 1 प्लस अल्फा डेल्टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टी। ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है, ये फार्मूला बता रहा है रेजिस्टेंस बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा तो, ओए होए होए। लेकिन ये बात सब मटेरियल्स के लिए नहीं है, तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग। देखिए किसी किसी मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस थोड़ी ना बढ़ती है, तो हम वो चीज़ सब डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं बढ़ती। ये फैक्टर्स हमें इस फार्मूला नहीं देता यार, ये फार्मूला पूरा नहीं देता, तो हमें कुछ और फैक्टर्स के अंदर भी ध्यान करना होता है, तब जाके इनके टेम्परेचर कोफिशिएंट की हमें समझ आती है। आई कैसी बात कर रहे हो सर, सही है, चलें आगे चलें। तो ये इक्वेशन आपकी बुक में फाइनली दी होगी और लिखी होगी। तो यहाँ से एक और बात करेंगे, इस इक्वेशन 3 से आप और इक्वेशन बना सकते हो, तो मैं और इक्वेशंस बनाना चाहूँगा। नोट करना है तो नोट कर दीजिए, लिखना है तो लिख दीजिए। सर नोट और लिखने में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन कौन सी 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या निकालोगे सर, अब उधर से मैंने अल्फ़ा को अलग करना है और अल्फ़ा के ऊपर थोड़ी इसकी यूनिट वगैरह के ऊपर बात करनी है, तो वही करने जा रहा हूँ। इक्वेशन 3 से क्या था, आर टी माइनस आर ओ दैट इक्वल टू अल्फ़ा आर ओ डेल्टा टी है। यस सर यस सर। यहाँ से अल्फ़ा को अलग कर दीजिए साहब, ओके। आर ओ हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, ओ जाने मंडू यू नो, ऐसा है ना सर। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, खुश तो हैं। देखो थोड़ी एनर्जेटिक होकर पढ़ाना पड़ता है, वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे, मैं भी पढ़ाते हुए बोर हो जाऊंगा। हम नहीं चाहते हैं बोरिंग पढ़ाई हो, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, चीज़ों को हम खुल के पढ़ें और चीज़ों को ज़रा ऐसा टटोल के पढ़ें, सही है ना। तो इसलिए यही कर रहे हैं आपके लिए। ये जी क्या है, ये चेंज इन रेजिस्टेंस बुला सकते हैं इसको, यस सर बुला सकते हैं। आर टी माइनस आर ओ है तो चेंज इन रेजिस्टेंस। ये क्या सर, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इसको डिफाइन करने का एक तरीका भी है, वो हम यहाँ से करेंगे। तो चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड में रहे तो पर बुलाते हैं। ओए होए कैसे सर, जैसे मीटर पर सेकंड बुलाते हैं ना, पर नीचे पड़ा हुआ इसलिए पर बुलाते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन रेजिस्टेंस, आगे क्या चेंज इन रेजिस्टेंस। तो वायर शायद फंस रही है, मेरे पास एक माइक था पहले अच्छा खासा चल रहा था ड्यूरिंग लेक्चर ही, क्या हो गया तार नीचे आके फंस गई।
तो ब्लूटूथ वाला माइक लाएं सर। नहीं अभी इतनी वो नहीं है, ब्लूटूथ वाला माइक लाएंगे जब आप लोगों का सपोर्ट ज़्यादा होगा हमारे लिए। तो भाई क्या है जी, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्या सर बोले जा रहे हो, समझा तो सही। चेंज इन रेजिस्टेंस है पर यूनिट, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। और चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस, ध्यान से, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल यूनिट पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस 1 ओम की हो, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कितना राइज आना चाहिए, 1। तो तब ये है ना, तब जब रहेगा तब आपके पास अल्फा की डेफिनेशन बन जाएगी यहाँ से, यानी इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। तो ठीक है जी, चेंज इन रेजिस्टेंस मोटा मोटा देख लें अभी, चेंज इन रेजिस्टेंस बुलाएंगे पर यूनिट, नीचे है तो इसलिए पढ़ रहे पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दैट इज एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट क्या होगी देखते जाएं। देखो चेंज इन रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम होगी। देखो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ओहम माइनस ओहम नहीं करना, होय जीरो कर दोगे ऊपर, ऐसा नहीं। तो जो चेंज आता है ना वो भी कोई रेजिस्टेंस ही आ जाती है। मान ले शुरू की रेजिस्टेंस RT जो थी ना कुछ 50 ओहम है, RO जो है कुछ 30 ओहम है, तो RT माइनस RO क्या होगी, ये सिंगल वैल्यू आएगी ना, ऐसा नहीं है कि 50 माइनस 30 20 आएगी, तो सिंगल वैल्यू आ रही है। तो इसलिए इसके लिए दोनों के लिए सिंगल ही हम यूनिट लिखेंगे, अकेली यूनिट लिखेंगे यार, सिंगल अकेली यूनिट ओम, इसके लिए अकेले यूनिट ओम, इसके लिए केल्विन क्या लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट तुझे क्या आ गया 1/केल्विन, और इसको पर केल्विन कह सकते हैं, पर केल्विन कहें या पर डिग्री भी कह सकते हैं सेल्सियस के हिसाब से। आई समझ? तो बातें सिंपल है सर। आगे अब ये नीचे टेबल बना हुआ है हमारे बुक में, उसका क्या करें हम, वो टेबल हमें समझा दीजिए सर, हमें उसकी ज़रा भी नहीं समझ आई हुई है। सही है, मैं समझाता हूँ, उस टेबल के लिए ये बातें याद हो, वो टेबल तभी समझ आएगा। वो टेबल कहीं गलत है भैया, आपकी बुक वालों ने मिस प्रिंट कर दिया है, टेबल की गलतियाँ हैं, तो गलतियों को ठीक करें, गलतियों को सुधारें, अपनी गलतियों को भी, बुक वालों की गलतियों को भी। ये चीज़ क्या है, सबसे पहले हम ऊपर मेटल्स के लिए बात करेंगे। मेटल्स का जो अल्फा है वो क्या है, अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट की। फिर इसके बाद हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे। नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर्स के लिए सेम रहेगा। सर बातें ना करें, समझाएं। मेटल्स के लिए, चलो जी, मेटल्स के लिए तो ऐसा आसानी से नहीं समझाऊंगा। अगर मैं पहले बता दूं, मेटल्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या मतलब, अल्फा की वैल्यू जो है ना पॉजिटिव रहेगी, +3.1 समथिंग, इस तरह 10 की पावर कुछ होके पर ओम वगैरह लिखी होगी, आपके बुक के आगे टेबल दिया हुआ है। अच्छा रुके, ये अल्फा के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, अल्फा इक्वल टू RT माइनस RO डिवाइड बाई RO डेल्टा T। ये इसके लिए भी होता है, ये रेजिस्टेंस की टर्म में है ना, रेजिस्टिविटी की टर्म में भी होता है, वो भी याद रखें। रो टी, उसके लिए ये बनेगा रो टी माइनस रो ओ, RO कर दिया, रो ओ डिवाइडेड बाई रो ओ डेल्टा T। ये रेजिस्टिविटी के लिए भी होता है, ऐसा लिख सकते हो। डिराइव करना छोड़े, अभी इस तरह ही लिख दो। नहीं, एक और फार्मूला भी है, ये आपने देखा होगा, RT इक्वल टू RO इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T था ना। इसी तरह रो टी के लिए भी होगा, रो ओ 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। लिख लो ऐसा फार्मूला, ये कभी कभी पूछा जाता है आपसे, तो इसलिए डेरिवेशन अभी करेंगे तो काफ़ी वो लगेगा। आसान है डेरिवेशन इसकी, बहुत आसान है, सिंपल है इसकी डेरिवेशन। उसी से जब सीधा जिधर RT है ना उधर रो टी लगा दो, रो R लगा दो। चलो करवा देता हूँ यार, क्यों वो हो रहे हो, फिर मेटल्स की तरफ आएंगे, करवा देंगे। यहीं से निकालो RT, ये फार्मूला तो पता था ना आपको, RT इक्वल टू RO 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। फिर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ना लेक्चर में, कोई कमी है तो बताओ यार मुझे, उस तरह मैं करवा दूँ आपको। कमी नहीं होनी चाहिए लेक्चर में। सर देखें इसको, ये इक्वेशन तो बुक में बनी हुई है ना, तो ये कैसे आई है देख लें। तो यहाँ से देख लो, R किसके इक्वल होता है, रो L बाई A होता है, तो यहाँ से रो को अलग कर दो,
रो इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल होगा। आर ए इधर आएगा तो एल डिवाइड में चला जाएगा। अगर आर टी के वक्त क्या करेंगे, रो टी लिखोगे इस फार्मूले में, रो टी तो उस तरफ आर टी। देखो जिधर वो है ना, क्या कह रहा हूं मैं, जिधर रो टी है या ये जो अल्फा है, रो है, आर टी है, उसकी जगह आप क्या लिखोगे, आर टी के लिए फार्मूला लिखना है। सिंपल मैं कह रहा हूं आर टी के लिए, तो यहां से आर टी हो जाएगा। देखो जब आर टी रहेगा उस वक्त रो टी हो जाएगा। एल तो चेंज नहीं होगा भैया, एल तो चेंज नहीं होता ना। इसके लिए इसकी जगह मैं ये पुट करने जा रहा हूं, एल चेंज नहीं होगा, लेंथ है एल। देखो टेम्परेचर के बढ़ाने से एल थोड़ी चेंज होता है, इतना ज़्यादा तो नहीं, एकदम एल वो खुद ही खींच के लंबा हो गया या एरिया चौड़ा हो गया, तो रो टी पे फर्क पड़ता है। इसी तरह आर ओ क्या होगा, रो ओ एल बाई ए। इसकी वजह में पुट करो, आर टी की वैल्यू इधर, रो आर ओ की वैल्यू इधर। आर टी की जगह क्या लिख सकते हैं, ये सारा कुछ रो टी एल बाई ए, आर ओ की जगह रो ओ एल बाई ए 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। देखो ए कट जाएगा, एल कट जाएगा, इस तरह रो टी इक्वल टू रो ओ 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इस तरह फार्मूला बनता है, ठीक है जी, इस तरह फार्मूला बनता है। अब इससे अलग अलग करेंगे ना तो ये बन जाएगा। खैर उसको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो ऐसे। तो मेटल्स की बात कर रहे थे हम, तो ये नोट करो जी, मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या चीज़ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। मेटल्स के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मेटल के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव, दैट मीन्स अल्फा जो है ना ग्रेटर देन 0 होता है। ये आपके लिखा होगा अल्फा इज ग्रेटर देन 0, या टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है ना ग्रेटर देन 0, खाली ग्रेटर देन 0 लिखा होगा। टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 है बिकॉज रेजिस्टेंस, क्यों ग्रेटर देन 0 है, रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। अब ये बात समझ नहीं आई, अब रट्टन मत लगाओ ना, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है विद टेम्परेचर, कहने में तो कह दिया, बुक में लिखने में तो लिख दिया, लेकिन वजह पता होनी चाहिए क्यों इंक्रीज हो रही है। हाँ सर बता सकते हैं आप, यस इधर से। मैंने कहा कोई भी मटेरियल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, अभी कहा था शुरू में, बोरिंग लग रहा होगा, उधर किसी ने स्किप करके आगे आ चुका होगा, तो भाई स्किप ना करो, वो पार्ट देख लो, नहीं तो फिर भी अभी देख ले, मैं आपको बता दूंगा। कोई भी सब्सटेंस रहेगा उसके अंदर 2 फैक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। इस फार्मूले से देख लो, इस फार्मूले से देख लो, m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज। एक फैक्टर होता है n चेंज, n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एक फैक्टर होता है, मेटल्स की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कोलिजन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। देखो बाकी E है, M है, कांस्टेंट है, वहां मैंने शुरू में बात की थी, ये दो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी दोनों फैक्टर्स में फर्क आता है, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से चेंज आ रहा होता है। अब देखें जहां पे अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे N के साथ रिलेशन कैसा है, रेजिस्टिविटी का इनवर्स। यहाँ पे टाउ के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स है, ऐसा है कि नहीं, इनवर्स रिलेशन है। तो देखो जब जब टेम्परेचर मेटल्स का बढ़ाओगे, ध्यान से समझना, मेटल्स का टेम्परेचर जो ही बढ़ाओगे, घटाने वाली बात समझ आएगी, बढ़ाने वाली बात अगर समझ आ गई तो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कूद के बाहर आ जाएंगे, ठीक है जी, अपने उसमें से बाहर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं n की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऊपर की तरफ मतलब हाई हो जाएगी, और एरो ऊपर हो तो उसका मतलब क्या है, हाई है, ठीक है, डाउनवर्ड हो तो डिक्रीज होती है, ये तो आपको पता है। तो n की वैल्यू हाई है, एट दैट टाइम रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी। रो सिंबल से वाकिफ होना चाहिए आपको। रो घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस भी घटेगी। आर लिखो सर, क्या हो रहा है, आर घटेगी। फिर हमने एक और बात की थी कि जो कंडक्टिविटी है और रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। खैर रेजिस्टिविटी की यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है, बताने में बता दें कि रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स हैं जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, रेजिस्टिविटी घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगी। फिर यहाँ पे आओ, ये रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा,
टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन, ये सब कुछ बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वाइब्रेशन का। तो मैं कहने का मतलब है कोलिजन टाइम क्या हो जाएगा, कोलिजन टाइम कम हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी कोलाइड करने पड़ेगा, जल्दी टकराना पड़ेगा, तो कोलिजन टाइम कम है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो देन बताओ जी रो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर बुक वाले ने कैसे लिख दिया कि डायरेक्ट कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है इसलिए अल्फा पॉजिटिव है। भैया इस रेजिस्टिविटी के फार्मूले के अंदर, या कह लें रेजिस्टेंस के फार्मूले में भी ये चीज़ रहती है, उसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस का भी फार्मूला इस तरह का होता है, लेकिन मैं वो नहीं लिखवा रहा हूँ, फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इधर से ही समझो कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो सीधी सी बात है, रेजिस्टिविटी घट भी रही है, या कह लें रेजिस्टेंस यहाँ पे कम भी हो रही है टेम्परेचर के बढ़ाने से। टेम्परेचर के बढ़ाने से ही ये सब कुछ हो रहा है मेटल्स के अंदर। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस इस तरफ कम हो रही है, किसकी वजह से कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से। इस तरफ रेजिस्टेंस बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है, कोलिजन टाइम कम होने से। तो फिर ये क्या, तो हमने सिर्फ ये बात कह दी, ये क्यों नहीं कही, ये इसलिए नहीं कही कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेटल्स के अंदर, उतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता सर, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मेटल्स के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, जी हाँ, ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जो कि लगभग 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक यूनिट वॉल्यूम में। इतने इलेक्ट्रॉन्स, आप टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री डिफरेंट टेम्परेचर यानी इंक्रीज कर देते हो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा पाओगे। थोड़े से और बढ़ेंगे यानी कि 10 की पावर 31 हो जाएंगे या 30 हो जाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये इनसिग्निफिकेंट है, ये कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करता, ये अनअफेक्टेड होता है ये। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सिर्फ इस फैक्टर को देखते हैं कि कोलिजन टाइम कम हो रहा है इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है मेटल्स के अंदर। तो ये फैक्टर, इस वजह से हम कहते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। उम्मीद करता हूँ समझ आई, बड़ा ज़बरदस्त समझ आया। तो अब बात करते हैं यही चीज़ आपके पास नॉन मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स या सेमीकंडक्टर्स के लिए बात करते हैं। नॉन मेटल्स है या दूसरी तरफ कौन से है, सेमीकंडक्टर। क्या है जी, नॉन मेटल्स है और इंसुलेटर भी कहते हैं इसे। इन्होंने नॉन मेटल का इंसुलेटर्स या कहें सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो एक नहीं होते हैं, लेकिन इनका भी यही फैक्टर है, जैसे नॉन मेटल्स के लिए होता है वही सेमीकंडक्टर्स के लिए भी होता है। समझ आई कि नहीं, सेमीकंडक्टर्स के लिए भी आता है। लेकिन हमने शुरू में कह दिया था कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी इनके बीच में लाई करती है, वो तब लाई करती है। अब ये यहाँ कंफ्यूज मत होना कि मैंने कहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होते वक्त रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कुछ और होती है, टेम्परेचर के चेंज होने के साथ कुछ और होती है। भाई मैंने बात की हुई है कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो तब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ये चीज़ें क्या होती है, सेमीकंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए, मेटल्स के लिए, ये मैंने पिछली वीडियो में बात की हुई है, डिटेल में बात की है। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए मैंने कहा है कि, और नॉन मेटल्स, इंसुलेटर एक ही बात हुई, सेमीकंडक्टर्स, इन दोनों के लिए एक ही तरह से रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होती है, वो हम उस तरह देख लेंगे। अब एक बात ये बांध ले अपने साथ की, मेटल्स के अंदर हमेशा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी घटेगी। ये बात अपने साथ बिल्कुल नोट करके लिख देना है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये चीज़ें नॉन मेटल्स के लिए। अब जो नॉन मेटल्स है उनके लिए अल्फा की वैल्यू रहती है, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0 होगी, लेस देन 0 लिखा होगा उधर आपकी बुक में। अच्छा, और इनकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहीं से आप ले लो बात, रो इक्वल टू m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज, इधर से ले सकते हो बात। अब देखो यहाँ पे भी ये दो फैक्टर्स ही आएंगे, फिर से वही कहानी, फिर से वही, यहाँ पे आ जाओ। डेंसिटी इनकी भी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी भी फैक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दो ही इफेक्ट्स होते हैं, आपको मैंने शुरू में बात की थी। डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में बढ़ेगी, ये जो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ या नॉन मेटल्स की,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये क्या चीज़ चाहेगी, रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी और रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी। इधर आ जाए, कोलिजन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स फिर अटैक कर रहे हैं। ये फैक्टर चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। ये फैक्टर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कोलिजन टाइम कम हो रहा है इसलिए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ जानी चाहिए। तो ये इसमें ऑलरेडी मेटल्स कहें, नॉन मेटल्स कहें या इंसुलेटर्स कहें या तीसरी चीज़ क्या है, सेमीकंडक्टर कहें, इनके अंदर क्या रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इतनी नहीं रहती है। पहले इलेक्ट्रॉन इतने यानी कि कंडक्शन बैंड में नहीं होते हैं, बाहर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए नहीं होते हैं, कम होते हैं। यूँ ही टेम्परेचर बढ़ाते हो और ज़्यादा आपके पास होल जनरेट होते हैं, जैसा कि आपके पास सेमीकंडक्टर्स के अंदर या नॉन मेटल्स के अंदर भी क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इनकी रेजिस्टेंस के कम होने के लिए, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो अच्छे से वो फ्लो करेंगे, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। तो इन पहले से इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। मेटल्स के केस में पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा थे, तो थोड़े ज़्यादा होने से क्या वो इफेक्ट डालेंगे, तो यहाँ पे थोड़े भी बहुत भी ज़्यादा हो गए तो इफेक्ट पड़ता है, यानी कि करंट ज़्यादा होने लगता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इनकी रेजिस्टिविटी कहें या रेजिस्टेंस कहें वो डिक्रीज होती है। इसका एक ग्राफ भी होता है रेजिस्टिव, उसके लिए भी था, मैंने बनाना भूल गया। यहाँ से रेजिस्टिविटी है, यहाँ से क्या है, टेम्परेचर है, कि टेम्परेचर जो ही बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी इस तरह घटेगी। तो यहाँ पे ये फैक्टर इनसिग्निफिकेंट होता है, अफेक्टेड नहीं होता ये कोलिजन टाइम इंक्रीज होने से। इसलिए हम कहते हैं कि नॉन मेटल्स और कहें सेमीकंडक्टर के अंदर क्या कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, तो कंडक्टिविटी इनकी इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब है अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। आई समझ? तो उम्मीद करता हूँ समझ आई नॉन मेटल वाली बात भी। अब नेक्स्ट है एलॉयज के लिए बात करेंगे। किस चीज़ के लिए? एलॉयज के लिए बात करेंगे। फिर आगे बहुत बहुत आसान बातें हैं, मुश्किल चीज़ें आपने सीख ली है जी। एलॉयज बेसिकली एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज हमारे पास मेटल्स का मिक्सचर रहता है। तो एलॉयज के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 होती है। इसका मतलब क्या है? लेकिन ऐसा भी पॉजिटिव नहीं है कि 5 हो गई, 0 1 भी नहीं होती, लेकिन 1 और 0 के बीच में रहती है। तो इसलिए हम कहते हैं नॉट, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 होती है, 0 से ज़्यादा होती है थोड़ी बहुत। अब इनकी रेजिस्टेंस जो है ना, और अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होने वाला है। इनकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अनचेंज होती है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी अनचेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों भला क्यों? देखो अब यहाँ यही फैक्टर्स इसके लिए भी आएंगे, यही दो फैक्टर्स इसके लिए भी आएंगे। ये फैक्टर इस फैक्टर के हिसाब से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। ये चाह रहा है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो, ये चाह रहा है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। जितनी रेजिस्टेंस बढ़ती है उतनी घटती भी है। तो ये दोनों जो है ना टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। क्यों? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी अनचेंज फॉर एलॉयज। वाई? क्यों होती है अनचेंज? बिकॉज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो एलॉयज के हैं ना वो क्या होते हैं? एलॉयज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये बात लिख लेना अपने साथ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, ये बैलेंस हो जाते हैं। ये दोनों फैक्टर्स बैलेंस हो जाते हैं। किसके केस में? एलॉयज के केस में। आपको समझ आएगी, वो पहला वाला भी आ गया होगा। दूसरा नॉन मेटल्स के लिए वाली बात जो टेबल में बनी हुई वो भी समझ आ गई होगी। तीसरी सेमीकंडक्टर वाली बात भी समझ आ गई होगी। फिर आखिर में इस पेज के आखिर में आपको एलॉयज के लिए दिया हुआ था, वो बात भी समझ आ गई होगी। बीच में आप इलेक्ट्रोलाइट और आयनाइज गैसेस का दिया होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट और आयनाइज गैसेस की जो रेजिस्टेंस है वो भी नेगेटिव होती है। वो हम देखते हैं क्यों होती है। तो बातें समझ लो ज़रा, काफ़ी सारी ज़रूरत में। अब मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स,
इलेक्ट्रोलाइट की जो अल्फा है वो नेगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है। आपकी बुक में लेस देन जीरो लिखा होगा, लेस देन जीरो होता है। और आगे लिखा होगा भैया, क्या लिखा होगा कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद जीरो लिखा है। ऐसा कुछ वर्ड्स बहुत सारे गलत लिखे हुए हैं। असल में क्या है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों होती है? बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो सोल्यूशन होता है, आपको पता है। उस सोल्यूशन के अंदर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस सोल्यूशन की विस्कोसिटी घट जाती है। ऐसी बात मैंने कहीं सेल वाले ईएमएफ वाले लेक्चर में कही थी कि इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह की बात करते हुए, तो मैंने कहा जब विस्कोसिटी ना, उस मटेरियल की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे, इस वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है इनकी। इसलिए रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, तो हमने कहा इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो नेगेटिव रहते हैं। नेक्स्ट आयनाइज गैसेस का होगा। जो गैसेस हैं उनका भी क्या होता है, यही अल्फा नेगेटिव हो रहता है, इक्वल टू जीरो ना लेस देन जीरो होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। इसका भी सेम रीज़न आप कह सकते हो, विस्कोसिटी वगैरह घट जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आई है। तो एक रहता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मोटा मोटा ये समझ लें, इसका इतना वो नहीं है, लो टेम्परेचर पे इनकी रेजिस्टेंस ही जीरो हो जाती है। लो टेम्परेचर रहें, मोटा मोटा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये अब सॉलिड वाला चैप्टर आएगा, शायद पीछे है उसमें पढ़ेंगे। तो लो टेम्परेचर होगा, सेकंड ईयर में था शायद, वो अभी फर्स्ट ईयर में लाया है। लो टेम्परेचर रहेगा, उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस इज जीरो, रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। तो कुछ एमसीक्यूज करते हैं, मैंने वीडियो काट दी थी लेकिन यहाँ मैं इसको जम कर दूंगा उसके साथ। देखें कि एमसीक्यूज आते हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे, लेकिन आपको काफ़ी कंसेप्ट अच्छा खासा मैंने दे रखा है, तो एमसीक्यूज किस तरह का भी आए तो आप देख कर सकते हो। तो कोई आपके पास एमसीक्यूज नोट्स है तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करें जरूर। तो देखें, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो को कहा जाता है, रेजिस्टिविटी को कहा जाता है। आप कंडक्टर इंक्रीज करने के, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कंडक्टर्स की है और सेमीकंडक्टर्स की है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है दोनों के लिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो नहीं, मैंने कहा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेटल्स के लिए इंक्रीज होती है। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, इनके लिए क्या रहती है, डिक्रीज होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को देखो, अगर रेजिस्टेंस का पता है तो रेजिस्टिविटी का भी वही होगा, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी वही होगी। तो देखें, इंक्रीज नहीं होती दोनों के लिए, आई समझ, डिक्रीज होती है दोनों के लिए, ये भी गलत है, डिक्रीज नहीं होती है। डिक्रीज सेमीकंडक्टर्स के लिए होती है लेकिन मेटल्स के लिए नहीं होती है, या कंडक्टर्स के लिए नहीं होती है। इंक्रीज फॉर कंडक्टर, हाँ कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, बट डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर, ये बात ठीक लग रही है कि सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज होती है एक्चुअल में। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इंक्रीज फॉर कंडक्टर, डिक्रीज फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए डिक्रीज नहीं होती है बल्कि इंक्रीज होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ। किसी को पिछले वाला लेक्चर पता है, ये वाला लेक्चर तो पता हो जाएगा, ये आसान बातें हैं। इस तरह हेर फेर के कोई और भी एमसीक्यूज, सबकी मैंने रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस वगैरह बताई है, तो किसी की भी वो पूछ सकते हैं आपसे। द रेजिस्टेंस ऑफ एलाइज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एलाइज की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, नॉट अफेक्टेड, नन नॉट अफेक्टेड, अफेक्टेड नहीं होती। मैंने कहा था इनकी जितनी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी उतनी ही डिक्रीज होती है, ओवरऑल अफेक्टेड नहीं होती है, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। इसका एक बेहतरीन यूज़ है एलाइज का, क्योंकि इनके रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के इफेक्ट चेंज से कोई इफेक्ट नहीं आता, तो इसको हम यूज़ करते हैं थर्मोकपल वगैरह बनाने के लिए। बहुत, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन है इन एलाइज का। तो एलाइज का रोल ही यही है, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है ईजिली, तो हम इसलिए इन एलाइज को यूज़ करते हैं। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं एलाइज को ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अफेक्टेड नहीं होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ये क्वेश्चन बन करके आ सकता है, तो इसका जवाब आपने इसी तरह देना है। उम्मीद करता हूँ समझ आई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।